जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार पुलिस की जो अभी हाल में ही रिटर्न का रिजल्ट आया था, और ये देख के मैं आज मतलब चकित हो गया हूँ कि इतना जल्दी इसका फिजिकल का डेट भी आ गया और एडमिट कार्ड भी दे दिया। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि क्या नियम है, क्या कानून है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख सकते हैं csbc.bihar.gov.in। ये इसका नया वेबसाइट है और ये नोटिस आया है आज के डेट में। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है नोटिस हमारा। इस पे चर्चा करते हैं किस बात पे, किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या क्या फिजिकल में लेके जाना है आपको। ठीक है, अभी इसी पे चर्चा होगी। इतना जल्दी तो होने का संभावना ही नहीं था। मैं तो देख के बहुत चकित हो गया। अभी पूरा तगड़ा व्यवस्था है, टकाटक काम हो रहा है अभी तो। अभी इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। ये देखिए नोटिस आ गया आप लोगों के सामने। महत्वपूर्ण सूचना, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसका महत्वपूर्ण सूचना, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना। वेबसाइट हमारा ये हो गया। विज्ञापन 1/2023। अच्छा, शारीरिक दक्षता एवं दस्तावेज सत्यापन, मतलब फिजिकल टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लेके जाना है। डॉक्यूमेंट टेस्ट भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही पद की जो 21,000 कितने सीट है दोस्तों, 21,391 गो सीट है। ठीक है, वही कह रहा है कि 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 23 हुआ, दिनांक जिसका था 9 जून 2023 को वैकेंसी हुई थी, प्रकाशित हुई थी। लिखित परीक्षा जो है 6 चरणों में ली गई। 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त, 21, 25 और 28 अगस्त को परीक्षा हुआ था, लगातार 7 दिन। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अगले चरण में शारीरिक दक्षता के लिए, मतलब पीईटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा कह रहा है। चयनित परीक्षा पत्र 14 नवंबर को प्रकाशित की गई। देखिए कितना फास्ट है। अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, 28 तारीख को ख़त्म ही हुआ है। 28 तारीख को ख़त्म हुआ है, 28 अगस्त को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ठीक है, और जिसका रिजल्ट आता है 14 नवंबर को, मतलब अगस्त छोड़ दीजिए क्योंकि 28 को तो हुआ ही है। सितंबर, अक्टूबर, 2.5 महीना के अंदर आपका रिजल्ट हो गया है। और वो छोड़िए, सिर्फ एक वीक के बाद, सैटरडे संडे अगर हटा दिया जाए तो 2 से 3 दिन ही बचा है। उसके बाद फिजिकल का डेट भी आ जाता है, पीईटी का डेट भी आ गया, एडमिट कार्ड भी दे दिया, और आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से। मेरे हिसाब से अभ्यर्थियों को कम से कम 1 महीना का समय देना चाहिए था। शारीरिक दक्षता परीक्षा समय सारणी एवं प्रवेश पत्र के बारे में पूरा जानकारी नीचे में दिया गया है। क्या है, आइए विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या चाहिए हम लोगों को। लिखा है कि उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि, स्थान और प्रवेश पत्र की सूचना 21 नवंबर 12 बजे चयन परिषद की वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी आज ही के दिन 12 बजे जो है, मैं अब 1:41 पर वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, लेकिन ये एडमिट कार्ड 12 बजे ही आ गया है। ठीक है, वेबसाइट इस पे आया है। बिहार पुलिस पर टैब उपलब्ध रहेगी जहाँ से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 5 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 के बीच केंद्रीय चयन पर्षद के बैठक हार्डिंग रोड में सचिवालय हॉल्ट जो है पटना जाएंगे। आप इधर से आरा से होके या बक्सर से होके या कोई भी जिला से पटना जाएंगे, तो पटना से थोड़ा सा पहले ही, अगर आप पटना की तरफ से आ रहे हो, मतलब बख्तियारपुर से आ रहे हो, पटना साहिब से आ रहे हो, तो पटना जंक्शन से एक स्टॉपेज आगे जो है हॉल्ट है, सचिवालय बोलते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से आरा से जा रहे हैं तो पटना से एक स्टॉपेज पहले आपको मिलेगा। एड्रेस यही है। 10 बजे से शाम के 5 बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही एक ऑप्शन है।
अदरवाइज ऑनलाइन और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ही सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रवेश पत्र को डाक से नहीं भेजा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि कोई भी प्रवेश पत्र आपको डाक से नहीं भेजा जाएगा। सारे के सारे प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं घर पे बैठ के प्रवेश पत्र का वेट करना है। अच्छा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंकना, ऊंची कूद की परीक्षाएं होगी एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीना की माप, महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं वजन की माप विहित मापदंडों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंडों के लिए कृपया पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को देखें। तो हम लोग इस नोटिस को पढ़ने के बाद विज्ञापन को भी चेक करेंगे, कैसे क्या कितना दौड़ना है, क्या करना है, उसके बारे में भी हम लोग विचार करें, क्योंकि वही मुख्य बिंदु हो जाता है ना। अभी देखिए आगे पढ़ते। उपयुक्त परीक्षाएं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में एवं मापों में विहित मापदंडों के तहत अलग अलग सफल होना आवश्यक है। विस्तृत के लिए विज्ञापन देखें। ठीक है, विज्ञापन तो हम लोग देखेंगे ही, इसके बाद विज्ञापन देखेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज रहेगी। सही बात है, जो प्रवेश पत्र है उस पर सारी चीज़ें दर्ज रहेगी। आपको ये अलग से मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर रहेगा, वो है एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड पे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से दर्ज रहेंगी, लिखा हुआ रहेगा। क्या कह रहा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। जिस तिथि में, जिस डेट में आपका फिजिकल होना है उसी डेट में आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आपका फिजिकल 9 तारीख को है, आप जा रहे हैं 10 तारीख को, आपका फिजिकल 10 को है, आप जा रहे हैं 11 तारीख को, तो उस केस में आप अयोग्य हो जाएंगे बच्चे। दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे कि दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। अब दस्तावेज सत्यापन में आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब क्या क्या लेके जाना है, जो जो इसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है। तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है और डुप्लीकेट का भी एक सेट बना के लेके जाना है, जीरोक्स कॉपी का, जितने डॉक्यूमेंट होंगे। तो क्लियर लिखा हुआ है कि दस्तावेज का सत्यापन भी उसी दिन किया जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, छट जाएंगे। आगे क्या कह रहा है 9 नंबर पॉइंट में कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी एक सेट फसवा प्रमाणित छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। मतलब मूल प्रमाण पत्र के साथ उसकी छाया प्रति जो क्या होगी, स्व प्रमाणित होगी बेटा। स्व प्रमाणित मतलब खुद से सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। हिंदी में लिखा जाता है स्व प्रमाणित। मतलब सभी जीरोक्स के कॉपी पे, इसको अगर लोकल भाषा में समझा जाए, भोजपुरी में समझा जाए, तो सभी जीरोक्स की जो कॉपी होगी उसमें अपना साइन और डेट डाल देना है। उसी डेट 9 तारीख का डेट डालना है, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है। 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, जिस डेट में आपका फिजिकल टेस्ट है उसी का डेट उसमें डालना है और सिग्नेचर करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने एडमिट कार्ड पे कर रखा है, जैसे आपने रिटन एग्जामिनेशन में कर रखा है, अलग नहीं रखना है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र के साथ अभ्य प्रमाणित कॉपी की छाया प्रति के साथ पहुंचना है। फिर क्या कह रहा है, क्या क्या चाहिए, अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए उस पर बात करते हैं। आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। मतलब सबसे पहले एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है कि आप ही वो आदमी है जिसका ये एडमिट कार्ड है। दूसरा, जन्म तिथि का प्रमाण, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लीजिए ओरिजिनल वाला, ठीक है, जिसमें आपका मैट्रिक का ही प्रमाणित होता है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल वाला लेके जाइए, वहीं आपका जन्म तिथि का प्रमाण कर देगा। दोनों सर्टिफिकेट क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट का समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मतलब इंटरमीडिएट में आप पास किए हैं या इंटरमीडिएट के समकक्ष ऐसी कोई और एग्जाम जिसमें इंटरमीडिएट के बराबर ही वैल्यू है वो पास किए हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ठीक है। उसका मार्कशीट भी लेके जाना है। ऐसा नहीं कि मार्कशीट लेके नहीं जाएंगे, दोनों लेके जाना है। प्रमाण पत्र भी लेके जाना है इंटरमीडिएट का और मार्कशीट भी लेके जाना है।
अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हैं, SC ST हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, क्योंकि ST SC जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ही मतलब आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और अदर स्टेट वालों को किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, वो जनरल कास्ट में ही सम्मिलित होंगे। ठीक है ना। अगर पिछड़ा वर्ग में हैं, अति पिछड़ा वर्ग में हैं, तो आपको भी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है। ये देखिए अभी इसमें यहाँ पे आप समझ लीजिए बढ़िया से, आपके पास एक BC सर्टिफिकेट होगा, एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आवासीय जाति अलग हो गया का, आवासीय जाति आय बनने के बाद एक BC सर्टिफिकेट बनता है और इसी को कहते हैं बेटा नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है और BC सर्टिफिकेट अलग होता है, उसी को नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये नहीं होगा आपके पास तो आपकी जो है अकाउंटिंग जनरल में हो जाएगी। इसलिए आप ये BC सर्टिफिकेट अलग होता है, कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, मतलब पहले कास्ट बनता है उसके बाद BC सर्टिफिकेट बनता है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा है। और BC सर्टिफिकेट भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना है तो एक फॉर्म भरना है आपको। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत बिक्री में लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5 दिसंबर 2017 के अनुसार फॉर्म संख्या क्या है 18, ठीक है, फॉर्म संख्या 18B एक घोषणा पत्र है, संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो वो 18B भी आप लोगों को भर के लेके जाना होगा अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो। अगर लेटेस्ट का बना हुआ है BC सर्टिफिकेट तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जाके खूब मज़े से सम्मिलित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता FFW कैंडिडेट, फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी के घर के हैं आप, तो आपको जो मिला हुआ है सर्टिफिकेट परिचय पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। जिला अधिकारी द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र मिला होगा आपके दादा दादी आदि को, तो वो वाला प्रमाण पत्र आपको मान्य होगा। और बहुत ये कहना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कैटेगरी में कोई भी अभ्यर्थी नहीं है, एक भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये तो नीली है, इसमें सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के लिए सिर्फ 428 सीट है, सिर्फ इनके लिए, लेकिन ये नील है तो इनका कैटेगरी ही 0 है। और कह रहा है कि निवास प्रमाण पत्र तो इनकी चर्चा ही नहीं करना है क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा, EWS जो EWS वाले बंदे हैं उनको 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना इतना से निर्गत की अनुसूची के लिए अस्थायी जो है पत्र जो है प्रमाण पत्र जो है EWS सर्टिफिकेट देना होगा। किस डेट में 2022-23 के वित्तीय वर्ष के डेट में। और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सबको देना है, आवासीय सबको देना है बेटा, क्योंकि वही साबित करेगा कि आप बिहार के हैं और बिहार के होने पे ही आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। अब ट्रांसजेंडर्स के लिए है, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं जो ना पुरुष होते हैं ना स्त्री होते हैं, उनके लिए क्या है। तो सक्षम प्राधिकार जिला प्राधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने संबंधी पहचान पत्र, ये पहचान प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा पहला नंबर तो, और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए कि वो बिहार राज्य का है, तभी उसे सुविधा मिलेगी। अच्छा, गृह रक्षक, हाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हमारे गृह रक्षक भाई भी हैं बहुत सारे, तो उनको क्या क्या देना है तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, क्लियर लिखा है बेटा। क्या लिखा है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बीटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो होमगार्ड का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, जो गृह रक्षक का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जो उनके पास सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी लेके जाना है। होमगार्ड का वैध ID कार्ड, जो आप होमगार्ड में काम कर रहे हैं तो आपके पास ID कार्ड होगा, तो उसका ID कार्ड और उसका एक जीरोक्स लेके जाना है। और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप बिहार के ही हैं या नहीं हैं, ठीक है। इसका भी एक ओरिजिनल कॉपी और इसकी छाया प्रति आपको लेके जानी है। नीचे क्लियर लिखा हुआ है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित
कि जाति कृमि रहित प्रमाण पत्र, पिता के नाम से पता निर्गत होना चाहिए, पति का नाम का वैल्यू नहीं है बेटा। यहाँ पे क्लियर लिखा है, सभी बच्चियाँ इस बात को ध्यान देंगी कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपका रिजल्ट हो गया है और आप ओबीसी एसटी एससी किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आप अपने मायके से, अपने घर से सर्टिफिकेट बनवाएंगी। आपके जो ससुराल का सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा करने के लिए विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास प्रदर्शित होना चाहिए। मतलब अगर कोई महिला है और उसका सिलेक्शन हो गया है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने पति के साथ रह रही है तो पति के साथ देगी, परंतु विवाहित महिला अपने पिता के साथ अस्थायी निवास की जाए तो पिता वाला देगी। ठीक है ना। नीचे का लिख रहा है आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा और इस विज्ञापन हेतु 22-23 का ही देना है उनको। 2022-23 के वित्तीय वर्ष का ही सर्टिफिकेट लगाना है जो आय वाले आय से संबंधित है, जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है। ठीक है, नीचे की चीज़ें पढ़ते हैं। लिख रहा है दोस्तों, नीचे लिख रहा है कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य पीईटी के दिन ही संपादित किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे शुरू में ही बताया है कि दस्तावेज चेक हो जाएगा बेटा पीईटी के दिन। सभी अभ्यर्थी उनसे संबंधित दस्तावेजों के मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। मतलब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सभी लोग जो सर्टिफिकेट का जीरोक्स रखेंगे उसका ओरिजिनल भी साथ में रखेंगे, उसको दोनों से एक साथ चेक किया जाएगा आपका। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। बेटा देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं दिया जाएगा। आपका जो है जो कैंडिडेट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसका जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। ज़्यादा हो जाए वो कम नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ बेटा। ठीक है, आगे देखो, निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर परिषद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर हम निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट वगैरह लेके नहीं पहुंचते हैं तो ये परिषद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको निकाल देता है या रखता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है बेटा तो आप किसी भी हालत में अंदर नहीं जा पाएंगे और परीक्षा फिजिकल टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। सामान्य निर्देश, शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती न होने तथा इसके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक मादक प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन न करने की घोषणा पत्र देना होगा। मतलब आपको ये चीज़ करना होगा कि आपने किसी भी प्रकार का उत्तेजक दवाई वगैरह नहीं लिया है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं है। गर्भवती लड़कियां जो हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, साइन करके देना पड़ेगा। आगे की चीज़ें क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संविदा आदि किसी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थिभंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे पारिवारिक हो, निजी हो, चिकित्सीय प्रॉब्लम हो, हड्डी टूट गई हो, गिर गए हो, बीमार हो, गर्भावस्था है, आपका महिला है तो गर्भवती हैं, किसी भी श्रेणी में आपको या आपके समय का विस्तार नहीं किया जाएगा। इसका कोई चांस ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए जितना है टाइम है उसमें लगे रहना है, तैयारी करना है और सफलता हासिल करके ही आना है। सभी अभ्यर्थी को विज्ञापन संख्या 1/2023 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, उसका पालन सबको करना ही होगा। अर्हता एवं अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी चरण में अगर आप पाते हैं कि गड़बड़ किया है आपने तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सबसे आखिरी लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दलालों से सावधान रहें, ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें जो आपको नौकरी देने का झांसा दे रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आपको नौकरी दे देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका है नोटिस आया था। अभी हम देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।
बहुत अच्छे से मैंने पढ़ के समझाया अभी। उसके बाद ये डाउनलोड कैसे करें, तो आपको ये वेबसाइट पे आना है, ठीक है ना, csbc.bihar.gov.in, ठीक है ना, इस पे आना है। और आने के बाद आपको डाउनलोड PET एडमिट कार्ड फॉर बिहार पुलिस में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ओके करने देना है। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पटल आएगा और उसमें सबसे ऊपर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड के ठीक नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर PET, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और या फिर मोबाइल नंबर लिखना है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है और ये जो कैप्चा दिया हुआ है बेटा, ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद इसको टिक करना है, इस वाले पॉइंट को टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट सामने आएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ नीचे में एक लिखा हुआ है, मैं बिहार पुलिस सिपाही के पद पर हेतु केंद्रीय चयन पर्षद पटना दौड़ सही भाग लेने हेतु शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ तथा इसी के बारे में बोल रहा था कि मैं जो लास्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ा ना, उसी लाइन को इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहीं पे घोषणा पत्र पे जो टिक कर रहे हो ना, ये टिक का मतलब हो गया कि आपने एक एफिडेविट बनवा लिया, सेल्फ एफिडेविट, जिसमें क्या लिखा है कि मैं बिहार पुलिस सिपाही के पद पर भर्ती हेतु चयनित बिहार पटना राज्य दौड़ एवं अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ अतः इस परीक्षा के लिए मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का उत्तेजक मादक प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दौड़ अन्य परीक्षण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति हानि शारीरिक चोट के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा जो भी है। और 2001 और विज्ञापन संख्या 123 तक प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का मैं पालन करूंगी या करूंगा जो भी है। तो एक तरह से आपसे एक घोषणा पत्र पे साइन ले लिया जाता है कि कुछ भी दिक्कत होने पे आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो इसके लिए अलग से पेंसिल साइन करने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय उस पर टिक करने का ऑप्शन है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके फिजिकल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल में, ये भी यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है नीचे में, इसको डाउनलोड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है इसका। अभी पता चल जाएगा क्या क्या आपको फिजिकल में मतलब करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, किसी प्रकार का डाउट ना रहे किसी बच्चे को। तो देखो बेटा, ये है एडवर्टाइजमेंट जो आपका वैकेंसी आया था जून में, जिसका जुलाई तक भरने का डेट था। विज्ञापन संख्या 1/2023, ठीक है। पे लेवल 3 है बेटा, ठीक है ना। बिहार पुलिस की जो सिपाही है वो लेवल 2 नहीं है, 2000 ग्रेड पे है, इसका लेवल 3 है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देख लीजिए, नीचे मैं बता रहा हूँ लेवल 3 है, मतलब इसकी सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 से शुरू होगा और 69,000 तक जाएगा बेटा। तो 21,000 से स्टार्टिंग सैलरी मतलब 22,000 रहेगी। बेसिक सैलरी सब जोड़ जाड़ के 30,000 के करीब में आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिकल की चर्चा करेंगे हम सीधे, बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे, सीधे फिजिकल पे बात होगी। देखो बेटा, यहाँ से फिजिकल का शुरुआत है आपका। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या लिखा है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। आपकी हाइट कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा से भी फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। परंतु विहित अर्हताएं पूरी न कर पाने पर असफल घोषित हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें से हाइट आपका कम होता है, सीना कम होता है, वजन कम है, इस केस में बेटा आपको वो कर दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा आपको। ऊंचाई कितनी होना चाहिए, सामान्य वर्ग के पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 1.65 न्यूनतम हाइट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 1.60 है, अनुसूचित जाति जनजाति ST SC के लिए 1.60 है, ठीक है ना। सभी वर्गों के महिलाओं की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है, जो कि मिनिमम हो जाना चाहिए, सभी लड़की आ जाती है इसमें। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना पुरुषों के लिए क्या है बेटा, तो सामान्य जनरल कैटेगरी के जो सीना है 81 से 86 फुला के करेंगे। फुलाने से पहले 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद उनका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी 81 से 86 ही है। 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा फुलाने से पहले और फुलाने के बाद में।
ST/SC के लिए 79 1 सेंटीमीटर कम है, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला के, फिर भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। जो महिलाएं हैं, महिला की अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको उनकी जो है सीना की माप नहीं होगी। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। महिलाओं का वजन बेटा कम से कम 48 kg होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो भी लिखा हुआ है इसमें, अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान ही होगा। मतलब ट्रांसजेंडर लोग का जो है वो सब कुछ, किन्नर वगैरह जो भी है उनका जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा वो महिलाओं की इक्विवेलेंट ही होगा, पुरुषों के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। अभी आगे देखिए, लिखित परीक्षा तो हमें कोई मतलब नहीं है, फिजिकल के बारे में ही हम लोग को जानना है, द्वितीय चरण के बारे में ही जानना है। अब यहाँ देखिए, द्वितीय चरण में लिखा हुआ है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंक होंगे। मतलब जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा बेटा वो टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें से दौड़ होगा 50 नंबर का। अब यहीं पे आपको नंबर निकालना है बेटा। वो जो रिटन में आप पास किए उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब जो भी मेरिट बनेगा आपको इसी पे बनेगा। क्या लिख रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सिर्फ दौड़ जो है आपका 50 नंबर का है। 5 मिनट से कम दौड़ेंगे तो 50 नंबर मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है आपको, मतलब 1600 मीटर दौड़ना है। और कितने मिनट में, तो 6 मिनट में दौड़ना है। ये पुरुषों के लिए है, 1600 मीटर 6 मिनट है। अगर 5 मिनट से कम में दौड़े तो 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़े तो 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ेंगे तो 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक दौड़े तो 20 नंबर मिलेगा। मतलब आपको 6 मिनट तक दौड़ लिए ना, मान लीजिए 6 मिनट तक आप चुना गए तो कम से कम 50 में से आपको 20 नंबर तो पक्का मिल जाना है यहाँ पे। अगर मिनिमम एवरेज स्टूडेंट की भी बात किया जाए, तो 50 में 20 अंक तो यहाँ ले ही लेगा, क्योंकि वो दौड़ तो में पास हो जाएगा तो 20 नंबर उसको मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे कहता है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने पर पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी 6 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेगा बेटा दौड़ करने में, उसे निकाल दिया जाएगा। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग को पूरी कोशिश करनी है कि आप 6 मिनट तक उसमें दौड़ लें, वरना सफल घोषित करने जाएंगे। ये सभी पुरुषों के लिए, कोई कैटेगरी नहीं है, सभी के लिए है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, सभी कोटि की महिलाओं को क्या है बेटा कि 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। इनको 600 मीटर की छूट है। ठीक है। क्या है बेटा, 4 मिनट से कम में दौड़ोगे तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ोगे तो 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ोगे 30 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ोगे 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जिन लड़की या बच्चियों का 5 मिनट तक 1000 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगी, उनको निकाल दिया जाएगा। अब देखो बेटा, गोला फेंकना है तो गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक दिया गया है। 25 अंक दिया गया है। 16 पाउंड का गोला है और 16 फीट फेंकना है मिनिमम। 16 फीट अगर आप फेंक देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 16 फीट का गोला है, 16 पाउंड का गोला है। पाउंड मतलब आप समझ जाइए कि ये आपका हो जाएगा, अभी देख लेते हैं कितना किलो हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। पाउंड इंटू किलो, तो ये आपका 16 पाउंड जो है, 16 पाउंड मतलब 7 किलो 25 ग्राम, मतलब 7 किलो 26 ग्राम। ठीक है। ये गोला आपका, ये जो गोला जो होगा, गोला करीब होगा 7 किलो 250 ग्राम का गोला होगा। 7 किलो 250 ग्राम का गोला होगा। 16 पाउंड लिखा हुआ है। ठीक है। तो करीब 7 kg और 250 ग्राम।
ये करीब करीब आपका गोला होगा। इसको 16 फीट फेंकना है मिनिमम, तो पास हो जाएंगे। 16 से 17 फीट के बीच में फेंकते हैं आप तो 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 के बीच में फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 के बीच फेंकते हैं तो 17 मिलेगा। 19 से 20 के बीच फेंकते हैं तो 21 मिलेगा। और 20 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक से नवाजा जाएगा बेटा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 13 अंक तो मिनिमम मिल ही जाएगा यहाँ पे। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो 13 अंक यहाँ और 20 अंक यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इतना तो आपको पास करने के लिए भी करना है। अब महिलाओं के लिए क्या है बेटा, तो सभी कोटि की महिलाओं को 12 पाउंड का गोला जो है, 12 पाउंड का गोला मतलब महिलाओं को कितना छूट दिया गया है, तो 12 पाउंड मतलब हो गया आपका 5 किलो 440 ग्राम। मतलब महिलाओं को कितना फेंकना है, 5 किलो 440 ग्राम का गोला फेंकना है 12 फीट, ठीक है ना। 12 फीट फेंकना है। 12 से 13 फेंकने पर 9 अंक दिया जाएगा। 13 से 14 फेंकने पर 13, 14 से 15 17, 15 से 16 21 अंक। 16 फीट से ज़्यादा अगर कोई महिला गोला फेंक देती है तो उसे 25 अंक दे दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ऊंची कूद। ऊंची कूद में हाई जंप जिसे बोलते हैं ऊंची कूद, ऊंची कूद में आपको 25 अंक से नवाजा जाएगा। मैक्सिमम अंक 25 है। अब ये कैसे मिलेगा बेटा, तो 4 फीट फानते हैं, अगर आप 4 फीट फान जाते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच फानते हैं तो 21 अंक। अब 5 फीट फान जाते हैं पूरा का पूरा तो आपको 25 अंक से नवाज दिया जाएगा। यानी मिनिमम मान लिया जाए तो यहाँ पे भी 13 अंक जोड़ लेते हैं। एक मतलब पासिंग सिपाही भर्ती में जो पास करने वाला बंदा है उसके लिए जोड़ते हैं। महिलाओं में 3 फीट फानना है 13 अंक मिलेगा। 3 फीट से 4 इंच फानना है 17, ऐसे करते करते 21, और 4 फीट फानने पे 25 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट से कम फानने वाले महिला को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ जो है 4 फीट से कम फानने वाले पुरुष को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या लिखा है कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक, ऊंची कूद स्पर्धा न्यूनतम निश्चित मापदंड पर पूरा न कर सकने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी मापदंड अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने पर अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप ऊंची गोला फेंकने में फेल हो गए तो आप ऊंची कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना है। जितने भी प्रकार की प्रतियोगिता हैं सभी में आपको अलग अलग पास होना है। मात्र गोला फेंक या ऊंची कूद अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। 2 ही चीज में 3 मौका दिया जाएगा बेटा। ये बात सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इधर क्लियर लिखा है कि मात्र गोला फेंकने में ऊंची कूद में ही 3 मौका दिया जाएगा, अदरवाइज कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। 3 मौका सिर्फ ये 2 चीज़ों में मिलेगा। किस किस चीज़ में 2 मौका, पहले भी बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है कि गोला फेंकने में और हाई जंपिंग में, गोला फेंकने में जंपिंग में 3 मौका दिया जाएगा आप लोगों को। 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छा करके आएंगे। और ये जो है शुरुआत जो है आपका 9 दिसंबर से हो गया है, तो पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।